जनरल कमर जावेद बाजवा ने 19 नवंबर 2016 को आर्मी चीफ का ओहदा संभाला। उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर DGISI थे। उन्हें उस ओहदे पर अभी 2 साल हुए थे कि 7 नवंबर 2014 को जनरल जहीरुल इस्लाम के बाद DG बने थे। उनकी तकर्री वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने की थी, लेकिन वज़ीर आज़म पनामा और डॉन लीक्स की वजह से उनसे खुश न थे। चुनाचा उन्होंने जनरल बाजवा से पहली मुलाकात में जनरल रिजवान अख्तर की जगह जनरल नवीद मुख्तार को DGI लगाने की फरमाइश की। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार नवाज शरीफ के रिश्तेदार थे। ये मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर के भांजे हैं और उनके वालिद ब्रिगेडियर मुख्तार भी फौज में थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ की सिफारिश मान ली। उन्होंने जनरल रिजवान अख्तर को NDU भिजवाया और वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को DGI तैनात किया। ताहम आर्मी चीफ ने मेजर जनरल फैज हमीद को DGC मुकर्रर कर दिया। DGC आर्मी चीफ और DGI के बाद एस्टेब्लिशमेंट में तीसरा अहम तरीन ओहदा होता है। जनरल फैज हमीद के ससुर ब्रिगेडियर रिटायर मोहम्मद फारूक जनरल बाजवा के ससुर मेजर जनरल रिटायर एजाज अमजद के दोस्त थे। लिहाजा जनरल बाजवा और जनरल फैज दोनों एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड्स हैं। हम आज जनरल फैज हमीद से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन उनमें एक कमाल की खूबी है, ये डिलीवरी एक्सपर्ट है। उन्हें जो काम सौंप दिया जाए वो काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करते हैं और इसका मलबा भी साफ कर देते हैं। एस्टेब्लिशमेंट में सियासतदानों और सियासी पार्टियों से सिर्फ DGI और DGC राब्ता करते हैं। जनरल रिजवान अख्तर ने अपने दौर में MQM को फारिग करके उसके वतन में 3 पार्टियां पैदा कर दी थी। लिहाजा ये उस जमाने में MQM एक्सपर्ट समझे जाते थे। ये NDU चले गए, लेकिन MQM से उनका राब्ता बरकरार रहा। ये राब्ता आर्मी की आदत के नोटिस में आ गया। जनरल रिजवान को बुलाकर समझाया गया, उन्होंने वादा किया लेकिन ये बाज न आए और MQM से मुसलसल राब्ते में रहे। चुनाचा उन्हें GHQ बुलाकर सबूत उनके सामने रख दिए गए। अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, अपनी गलती तस्लीम करके माजरत करें और प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लें, या फिर कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हूँ। जनरल रिजवान ने माजरत की और 8 अक्टूबर को प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली। मेजर जनरल फैज हमीद ने DGC की हैसियत से काम शुरू कर दिया। मई 2017 में सोशल मीडिया और चंद टेलीविजन चैनल पर खबर नशर हुई और रेंजर्स और ISI ने F11 के घर पर ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में असलहा और रकम बरामद हुई। ये ऑपरेशन 2 हिस्सों में हुआ। रेंजर पहले ऑपरेशन के दौरान गलती से नून लीग के अक़लियती रुकन असेंबली के घर में घुस गए, लेकिन तलाशी और गिरफ्तारी के बाद मालूम हुआ ये गलत मकाम पर आ गए। ये 2017 का जमाना था, शरीफ फैमिली ज़ेर ताब थी, लेकिन अक़लियती रुकन असेंबली के घर ऑपरेशन की मुहिम का हिस्सा समझा गया, जबकि ये गलती थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, रेंजर्स दूसरे ऑपरेशन में टॉप सिटी के मालिक कवर मोइस के घर पहुंच गए और इसकी फैमिली के साथ बदतमीजी की, जेवरात, रकम और कागजात इकट्ठे किए और मोइस को साथ ले गए। कवर मोइस कई दिन जनरल फैज हमीद की हिरासत में रहा। कवर के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी। ये लोग मीडिया के पास भी गए। वो जस्टिस साकिब निसार का दौर था। साकिब निसार जनरल फैज के सहूलतकार और मुआवन थे। किस्सा मजीद मुख्तसर, आर्मी चीफ ने जनरल नवीद मुख्तार और जनरल फैज हमीद को GHQ बुलाया, उनसे टॉप सिटी के बारे में पूछा। जनरल फैज हमीद का जवाब था, कवर मुइज MQM का स्लीपर सेल चला रहा था और हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से असलहा भी बरामद हुआ। जनरल फैज हमीद से पूछा गया कि आपने ऑपरेशन से पहले बाकायदा इजाजत ली? जनरल फैज का जवाब था, मैं DG के नोटिस में लेकर आया था। जनरल नवीद मुख्तार ने भी इसकी तस्दीक कर दी। हुई मामला खत्म हो गया। फौज रोजाना छोटे बड़े 2500 ऑपरेशन करती है। फौजी क़यादत तमाम ऑपरेशन की डिटेल से वाकिफ नहीं होती और ये मुमकिन भी नहीं होता। बाद जस्टिस साकिब निसार ने केस चैम्बर में सुनकर निपटा दिया। यूं ये मामला खत्म हो गया। मगर कवर मोइस के साथ क्योंकि ज्यादती हुई थी, लिहाजा ये वक्त बदलने का इंतजार करता रहा। मामला दरअसल जमीन का था। जनरल फैज हमीद का भाई सरदार नजफ पटवारी था और ये जमीनों का कारोबार करता था। टॉप सिटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब वाक़ है। उसमें जाहिदा जावेद नाम की खातून की सैकड़ों के नाराजी थी। खातून के बकौल ये स्कीम उसके खावंद और उसने शुरू की थी और कवर मोइज उनका ड्राइवर। उसने उनके एतबार का नाजायज फायदा उठाया कर स्कीम पर कब्जा किया। उसका खावंद ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और फौत हो गया। वो स्कीम और जमीन की वापसी के लिए मुख्तलिफ बासर लोगों के पास जाती रही। इसी सिलसिले में उसने जनरल फैज हमीद के भाई सरदार नजफ से भी राब्ता किया और यूं दोनों भाइयों ने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। कवर मोइज उर्दू स्पीकिंग है और उसका ताल्लुक कराची से है, लिहाजा उसे MQM का स्लीपर सेल करार देकर उसके घर छापा मारा गया और उसमें दोनों भाई 400 तोले सोना, हीरे, कीमती घड़ियां, रकम खा गए और उससे ज़मीनें भी हथिया ली। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, खान जनरल फैज हमीद और साकिब निसार की मदद से वज़ीर आज़म बन गए और जनरल फैज सियाह सफ़ेद के मालिक हो गए। जनरल आसिम मुनीर DGI बन गए, लेकिन इमरान खान बात जनरल फैज की मानते थे। लेकिन जनरल फैज ने साजिश करके जनरल आसिम मुनीर को हटवा दिया और उनके बाद खान ने उन्हें DGISI बना दिया, जिसके बाद जनरल फैज हमीद हुकूमत के मातहत न रहे बल्कि खुद हुकूमत बन गए और वज़ीर आज़म काबीना, अदलिया और पार्लियामेंट को चलाने लगे। उन्होंने
پارلیمنٹ چلانے کی ذمہ داری اپنے ایک پرانے دوست اور ساتھی کرنل ریٹائر لیاقت کو سونپ دی۔ کرنل لیاقت نے پارلیمنٹ ہاؤس میں دفتر بنایا اور یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو چلانے اور دوڑانے لگے۔ اس پر ایک بار شاہد خاقان عباسی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، حکومت اپنے اور ہمارے اراکین کو ایک ہی کرنل کے ذریعے مینج کر رہی ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، لہٰذا ہمارے لیے ایک الگ کرنل کا انتظام کیا جائے۔ قصہ مزید مختصر، جنرل فیض نے فرسٹ لیڈی بشریٰ بی بی کو بھی شیشے میں اتار لیا اور یہ بھی ان پر اندھا دھند اعتماد کرنے لگی۔ جنرل فیض حمید نے اس دوران ایک دلچسپ پلان بنایا۔ انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے تیار کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل باجوہ کو 3 سال ملنے کے بعد جنرل فیض حمید آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہو سکتے تھے۔ ان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا، جس کے بعد وزیر اعظم اور فرسٹ لیڈی کے مزید قریب ہو گئی ہے۔ ان کا خیال تھا وزیر اعظم جنرل باجوہ کے بعد انہیں آرمی چیف بنا دیں گے، یہ اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو جڑوں سے اکھاڑ دیں گے، ان کی قیادت کے خلاف فیصلے آئیں گے اور یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ جنرل فیض 2024 میں خان کو وزیر اعظم بنوائیں گے، وزیر اعظم انہیں ایکسٹینشن دیں گے اور یہ 2028 میں خان کو فارغ کر کے مارشل لاء لگا دیں گے اور یہ صدر پیوٹن بن جائیں گے۔ یہ معاملہ اس سمت میں چل رہا تھا، لیکن پھر خان کی حماقتیں سامنے آنے لگی۔ اس نے عالمی سطح پر ملک کے لیے مسائل پیدا کیے، فوج عوام میں بھی بری طرح بدنام ہو گئی۔ فوج کی سینئر قیادت کو جنرل فیض حمید کے پلان کی بھنک بھی پڑ گئی، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے اور فوجی قیادت نے جنرل فیض حمید کو GHQ واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ خان کو منظور نہ تھا، انہوں نے شور شروع کیا۔ انہیں بتایا گیا جنرل فیض جب تک 1 سال کور کمانڈر نہ کر لیں آرمی چیف کے لیے کوالیفائی نہیں ہو سکتے۔ خان نے اس کے جواب میں کہا، آپ ISI کو کور ڈکلیئر کر دیں۔ انہوں نے بتایا، یہ ممکن نہیں۔ خان کا جواب تھا، ہم نے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون بدل دیا تھا، آپ بھی اب جنرل فیض اور ہمارے لیے آرمی ایکٹ میں تبدیلی کریں۔ اس جواب کے بعد آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان طلب کلامی ہوئی، معاملہ نو ریٹرن تک پہنچ گیا۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، جنرل فیض کو پشاور کا کور کمانڈر بنایا گیا اور جنرل ندیم انجم ان کی جگہ پر آ گئے۔ جنرل فیض ہٹ گئے مگر PTI کے سسٹم کا حصہ رہے۔ یہ پشاور میں بیٹھ کر بشریٰ بی بی اور خان کو مشورے دیتے اور ان کی مدد بھی کرتے۔ انہیں روکا گیا، لیکن جب یہ باز نہ آئے تو انہیں پشاور سے بہاولپور شفٹ کیا گیا، مگر یہ وہاں سے بھی خان کے لیے سہولت کاری کرتے رہے۔ خان سے قومی اسمبلی سے استعفے بھی جنرل فیض حمید نے دلوائے تھے اور خان صاحب نے پنجاب اور KP کی حکومتیں بھی ان کے مشورے سے توڑی۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری رکوانے کے لیے لانگ مارچ کا مشورہ بھی جنرل فیض نے دیا۔ PTI کی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی ہینڈل کر رہے تھے۔ انہوں نے سعودی شاہی خاندان کو جنرل عاصم منیر کے عقائد کے بارے میں بھی غلط اطلاعات دی تھیں، تاہم اس کے باوجود جنرل عاصم منیر آرمی چیف تعینات ہوئے، جس کے بعد جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن انہوں نے PTI کی سہولت کاری سے ریٹائرمنٹ نہ لی، یہ انسائڈر تھے، لہٰذا یہ فوج کے حساس اعصابی نظام سے واقف تھے، یہ جانتے تھے فوج کسی چیز زیادہ متاثر ہوگی، چنانچہ انہوں نے حساس اعصابی نظام پر حملے شروع کر دیے۔